बोल के लब आजाद है तेरे, बोल जुबाब तक तेरी है। काम में व्यस्त था, समय का पता नहीं लगा। अच्छा, अरे काम नहीं करूँगा तो खाएंगे क्या? अच्छा, काम की तो बात ही नहीं है। जो अभी शराब पीकर आए ना, उसकी वजह से देर हुई है आपको। अरे आप जानते भी हैं मेरा क्या हो जाता है जब आप बिन बताए देर से आते हैं। एक आंख लगी तो ऐसे भरावे सपना है कि मौलवी साहब। एक ही वाक्य में मैं अपनी सबसे बड़ी कमजोरी, उसका कारण भी बता। ये कैसी कमजोरी है? मौलवी साहब के घर में काफिर की लड़की, मानो हंसों के बीच में कौवा बैठा। तुम क्या जानोगी इस खून से भी कीमती द्रव्य का मोल? नशे में टली हो के मौलवी साहब का नाम लेने में आपको जरा सी भी शर्म नहीं आती है? आश्चर्य? किस बात का आश्चर्य? नशे में टली मैं अगर मौलवी साहब का नाम लूं तो गलत, परंतु पूरे होशो हवास में मौलवी साहब की पोसी पाली बेटी वैश्यवृत्ति कर सकती है। वैश्यावृत्ति मैंने भूख मिटाने के लिए अपनाई है, ठीक जैसे आप अपनी नौकरी करते हैं। अपना व्याकरण सुधारो, तुम शायद वैश्य कहना चाहते हो और मैं वैश्य नहीं हूँ, क्योंकि वैश्य सही कहा, क्योंकि आप तो एक वैश्य से भी नीच है। एक वैश्य अपना शरीर बेचकर खाती है और आप बेचते अपनी बुद्धि, आत्मा, आदर्श और न जाने क्या क्या हर दिन बेचते हैं। बस एक सुन बात बता। नहीं, आप अखबार मालिक की फालतू रख रहे हैं। मौलवी साहब होते तो बोलते लवायक, इसीलिए कहते हैं ये बड़ी बड़ी बातें करना छोड़ दीजिए। सुना तो कभी आप जेल भी गए थे, खूब लड़ाइयाँ भी की थी। अरे हर समय यही तो दोहराते रहते हैं, अपनी भी गाता है। पर हर दिन अपनी कलम पीस कर अपनी उन बलिदानों को शायद जो आप कर आते हैं वो वैश्यवृत्ति से भी नीच नहीं तो क्या है? मुझे महीने का मैं 500 टका देता हूँ, तुम्हारी बकवास सुनने के लिए देता हूँ। जिस चीज का आप 500 टका देते हैं वह आपको भरपूर मात्रा में और बेहद आसानी से मिल जाता है। और हाँ, मैंने कभी आपके काम की बकबक की है? जब हम कुल मिलाकर एक ही काम करते हैं तो अगर आप मेरे काम के बारे में बकवास बोलेंगे तो सुनने भी पड़ेगी। मैं हूँ एक वैश्य। आओ मेरे साथ में। सुप्रिया आओ ना, उससे भूल हो गई। सुप्रिया, मैं एक ऐसी परिस्थिति में हूँ कि तुम्हारे अलावा किसी और को बता नहीं सकता। ये सब छोड़ो, हम कल्पना ही करते हैं। सुप्रिया, इसे मुंह मत फेरो। तुम रुस जाओगी तो मैं किसे बताऊंगा सर? जानती हो तुम मेरे लिए क्या हो? मेरी अंधकार जैसी हो सुप्रिया। हाँ? वो अंधकार जो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ता, कभी मेरी परछाई बनकर, तो जब ये रोशनी मेरा साथ छोड़ दे तो मुझे खून का अपना समझो। मेरे अस्तित्व के वो कोने जहाँ तक एक रोशनी बनकर पहुँचती, वहाँ पहुँचने वाला अंधकार हो तुम सकते हो।
आप छोड़िए ये सब, हम कल्पना शुरू करते हैं। वो चांद हमें देखकर अपने अकेलेपन को कोस रहा है। ये तट पर लगे फूल हमें देखकर खिलखिला उठे। ये तारा मंडल और उनके प्रतिबिंब से कलकलाता पानी कितना सुंदर लग रहा है। लाल लाल है मन। क्या कह रहे हैं आप? सुनिए, आज अखबार वाले के उद्देश्य अनुसार मैं एक ऐसी झूठी कहानी लिखकर आया हूँ कि दंगा होना सुनिश्चित है। दंगा? दंगा। मौलवी साहब तालीगंज में रहते हैं, एकदम हिंदू घरों के बीचों बीच। थालीगंज तो साफ हो जाएगा। थालीगंज जाएगा, इंटाली जाएगा, गुलाबागंज जाएगा। इन सबका प्लान तो मालिक ने पहले से बनाया हुआ है। पर ये सब लिखेगा कौन? मैं जानती हूँ जो मालिक ने आज हमें सब कहा तो मैंने क्या किया। मैं अपनी मेज पर गया और कलम पीसना शुरू। बस अभी अभी रोके खड़े करने की कहानी मेज पर रखकर आया हूँ। अपने कम दाम में किसी के अंतरात्मा को खरीदा जा सकता है, ये मुझे मालूम नहीं था। सुप्रिया, तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? अरे आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं मुझे मालूम नहीं है, मैं इतना अवश्य जानती हूँ कि जो आप कर रहे हैं और करने वाले हैं वह एक भयानक पाप है। एक ऐसी ज्वाला है जिसमें जलने के लिए लकड़ियों की नहीं ईमान की आवश्यकता है। ईमान जैसी ज्वाला ईमान में टूटेगी भी नहीं, आपको पूरा का पूरा अपने अंदर समेट लेगी। बचेगी तो केवल राख, चिता की अस्थियों से भी नहीं टूटेगी की राख। कभी लाश वाली कहानी तो मैं लिखी आया हूँ। फिर और मत लिखिए, आप जो लिखा है उसका प्रायश्चित यही है कि आप समय रहते पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दें। बहुत बुरी हो गई। पर मेरी एक तो कोई और नहीं। और तो दूसरा अखबार हमारे घर के अंदरूनी खबर क्यों छापेगा? तो फिर आप किसी अपने कॉमी से बात करो। और उससे होगा क्या? अगर मुझे लगता कि ऐसा कुछ करने से हर गली मोहल्ले में इस बारे में चर्चा होगी, हर नुक्कड़ पर इस बारे में बात होगी, तो मैं ऐसा जोखिम उठाने के बारे में सोचता। परंतु कम्युनिस्टों के अखबार का भी समय था। आज उनके सारे बड़े नेता सूरज और चांद की आंख मिचोली में अपने जीवन का अर्थ ढूंढ रहे हैं। वो अखबार भी जैसे किसी नीच के हाथ लग गया है जो आए दिन पूर्वी पाकिस्तानी विरोधी जहर ले जा रहा है। यार इससे बदलेगा कुछ नहीं। जो बात पर लिखे पे सूरज मेरे पुराना नाम शामिल हो जाए, मेरा पीछा ना छोड़ने वाली प्रेमिका, बेरोजगारी मेरा परिचय, मेरे पुराने मित्र भूख से पुनः करना। तो तुम बता सकती हो मैं ये सब अब तुम्हें किसके लिए छोड़? आप लिखिए, पर्दाफाश कीजिए। मैं इतने देर से जो भाषण कर रहा हूँ तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है? मेरा खून जला जानती हो तुम। चुपचाप खड़ा रहो, मैं कुछ नहीं लिखूंगा। खाना बन गया है? लाइट आप ऐसे लिख डालिए। कुछ नहीं लिखूंगा। किसके लिए लिखूं? जब भूखे पेट से पाप पर मर रहा हूं तो कोई आए तो मेरी सहायता करने। चुपचाप खड़ा रहो। माचिस कर रोशनी हो गया।
सलाम मिलन सरकार। इनको तो मैंने देखा है। जनाब इसको तो मैंने देखा हुआ लग रहा है। सलाम मिलन, तुमने उसको भी पहचान लिया क्या? अरे यूनुस, बड़े सालों बाद मिला हो कपिल भाई ने। हाँ, लगभग बड़ा साल हो गया। 1952 में आपकी मुलाकात हुआ था। 12 साल, 12 साल। तुम तो बिल्कुल ही बदले कपिल भाई है। बैठो बैठो। कोई जरूरत देख के लगता है मिलन तुम्हारी पूरी किस्मत ही लौट आई। हाँ, कह सकते हो वर्तमान में हाल इतना खराब है। कैसे आना? है एक मजबूरी। क्या काम कर रहे हैं आप लोग आज? काम के लिए काम बचा ही काम मेरा काम तो पक्का समाप्त। हाँ, हाल फिलहाल बस तुम्हें देखते हैं और सोचते हैं कि वाह, सहेगा तो बहुत बढ़िया था। मेरा पीछा कर रहे हो? तो हमारे पास करने को और कोई काम कहाँ है मैडम? तो इसलिए आप लोग मुझ पर पहला दे। कोई पता मजाक चल रहा है ना? मैं आप लोगों की पार्टी में ही कंप्लेन करूंगा। अरे बैठो मिलन, बैठो। पार्टी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। हम पार्टी के पहुंच से बहुत काम है। तो आप लोगों ने भी पार्टी छोड़ दिया? देखो बताते हैं, अरे इतना खून जला है। देखो अब हम एक कश्ती में हैं। अब तो विलायती पीनी पड़ेगी, मना मत करना। हमारी कश्ती एक नहीं मिलन सरकार। तुम्हें याद हो तो तुमने पार्टी छोड़ी थी न काम में करवानी थी। तुमने पार्टी छोड़ी है मजबूर हो। पेट की भूख कोई मजबूरी नहीं। ऑब्वियसली नॉट। पेट पेट हमारा नहीं था क्या? बस इतना मुझे याद आ रहा है मेरी माँ को होटल भी और ये जनार्दन बाबू, उनके घर में वो 7 लोग नहीं थे जो उनकी उस छोटी सी आमदनी पर निर्भर थे। पुरानी बातें बोल रहे हो क्या? आप मुझे परेशान नहीं पाएगा ना? है? जंगली कैसे नहीं पहचाना? हमें देख मिले हुए 12 करोड़। तेरी उम्र कैसी थी? उम्र 15। मैंने की अब तेरी उम्र 27। 27 साल का हृष्ट पुष्ट मानव। हम अदालत नहीं में बैठे। आरोपी मिलन सरकार। क्या बकवास कर रहा है? मेरे ही घर में घुसती है, बैठा हूँ। जब सन 48 और 49 में तुम सूरज की किरण तक से छिपते फिरते थे तब कहाँ रुकते थे? अपने घर में। तब मैं आपके घर में शरण में था और इस तक रेडी हूँ। ऋणी। और तुम्हारे इस ऋण का मूल्य क्या है? आप यूं मेरा मतलब ही गलत समझ रहे। आप लोग जब तक यहाँ रहना चाहें तब तक आप लोग यहाँ रह सकते हैं। परंतु मेरी उस पर फैसला करने का अधिकार हमारे पास। और वो भी कैसे? तो मैंने स्वयं स्वीकार कि मैंने पार्टी छोड़ी। मैंने भेदी क्या हो? अरे कानून में वही है क्या? मैंने तुम्हें अभी बताया कि तुमने मजबूर होकर पार्टी छोड़ी थी। पेट की भूख नहीं तो
बार की रोने से मैं मत हो गया हूँ। मेरी 4 बहनें उनमें वहाँ से के रोने की आवाज़ सुनकर मेरे कान आदि हो चुके हैं मिलन सरकार। सारा एक ही कारण है, पार्टी का कौंसिल जैसे अपने परिवार के राजशाही व्यवस्थाएं रख रहा था। बताओ। और कोई रास्ता नहीं, केवल पार्टी सब कुछ छोड़ने पर मजबूर हूँ। कैसे मर के दिमाग का कोई दोष नहीं है, मेरे कानों में जो भी सुना बिल्कुल सत्य है। याद करो 4 सितंबर 1952 नैनी में पुलिस की गोलियां चली और उस गोलीबारी में 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई। कपिल, जनार्दन, याद आया? तो अब बताओ कि पार्टी ना छोड़ते तो क्या करते? मिलन सरकार, इसे कहते हैं पार्टी छोड़ने की असली मजबूरी, और कोई भी नीच कारण इस कारण के बराबर नहीं है मिलन। हम अदालत बैठने को तैयार है। नार्दन आप जज, मैं कंप्लेनेंट और यूनस बच्चे को मैं गवाह हूं। मिलन तुम्हारे लिए कोई वकील मिल नहीं पाया, तुझ जैसा हरामखोर का केस लड़ने को तैयार ही नहीं हुआ, इसलिए अपनी दलील तुम खुद ही दो। याद रहे जज के सम्मान पर अगर इतनी सी भी यहाँ चाहिए तो कंटेम्प्ट का कोर्ट तो लगेगा ही, साथ में इंस्ट्रक्शंस लगेंगे। ये आरोपी अब तक उठकर खड़ा क्यों नहीं हुआ? अरे देखिए देखिए, अभी से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चालू है इसका। तो फालतू की बात, मर गए तो मर गए। साइलेंस, साइलेंस इन द कोर्ट। जाओ जाओ कटघरे में खड़े हो जाओ। वकील बाबू, अब शिकायत पेश करो। एक नादान आपके सामने जो ये हरामखोर व्यक्ति खड़ा है वो अत्यंत नीच और घटिया इंसान है। स्वच्छ रहोगे तुम्हारे लिए अच्छा होगा। वजह से अदालत का अपमान किया जा रहा है कृपाली द्वारा। पूर्वी पाकिस्तान होते हुए मछली के जहाज के जाले में 3 सरकटी लाशें पाई गई। बीच पाकिस्तान एक्सप्रेस सियालदा पहुंची तो उसके साथ ही साथ मुसलमानों का एक खौफनाक रूप दिखाई दिया। मछली के जहाज में पाई गई लाशें मानव धर्म एवं करुणा विहीन धार्मिक हैवानियत का प्रतीक बनकर सामने आई। उसमें कागज का सिग्नल इस जानकारी को जाने बिना भी हमारा काम चलेगा। गौर करने का विषय यह है, न्यायावतार जैसी हरामखोर जैसी बातें लिखकर जो तुमने देश के मान की हानि की है, उसके बाद मेरे भाषा से हुई तुम्हारी मानहानि में बोलने का सामर्थ्य तुम कैसे जुड़ा पा रहे हो मिलन सरकार? अदालत का मानना है कि वकील बाबू जैसी चाहे वैसी भाषा का प्रयोग कर सकते, उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है तुम्हारे जैसे शरीफ होने पर ढोंग करने। मुझे भी यही उचित लगता है। पेशेंट बेटर अब मैं कह रहा था कि ये रामपुर व्यक्ति एक समय में पार्टी में था। इस बात में कोई संकोच नहीं है कि जब ये पार्टी में था तब इसने सदस्य को ठान लिया। उसके पश्चात सन 1952 की 34 सितंबर को पार्टी ने एक जनसभा आयोजित की। उसका नेतृत्व कर रहे थे ये हरामखोर। उसके साथ खड़े थे इससे कंधे से कंधा मिलाकर कपिल नाथ, जनार्दन मलिक और यूनुस मोहम्मद।
चौकी के सामने ही पुलिस ने गोलियां दागनी शुरू कर दी। कपिल, जनार्दन और यूनुस के निप्राण शरीर वहीं घोड़ा पे गोल की पसर गए। हाँ, अगर कोई बचा तो वो थे ये हराम। आज की अदालत में हम यही बात साबित करेंगे कि कैसे कपिल और बाकियों का बलिदान ही था जिसे कुचल कर अपना पैदान बनाकर बस तुम यहाँ खड़े हो गए सरकार। अगर साला ये मरता तो ये यूनुस या कोई और बचता साला। पूरी अगर 1 फुट भी खिसक जाती ना मिलन तो पूरा का पूरा दृश्य बदल जाता। उसने पार्टी को छोड़ी ही नहीं अवतार। उसके पश्चात एक ऐसे अखबार के दफ्तर में नौकरी की और आज के जगत में एक ऐसा जघन्य अपराध कर रहा है कि साला घिन आती है। घिन आती है ये बात याद करके कि एक समय में हम कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी के उद्देश्य के लिए लड़ा करते थे। इस करुणा विहीन इंसान की जो अपनी मन घड़त कहानी में बात करते हैं ना मिलन सरकार, जिंदगी में तुम खो दो। तुम एक मानव और एक मानवता विरोधी शैतान बन चुके हो और आज की अदालत में हम सारा यही बात साबित करेंगे। तुमने हम सबके साथ श्वासघात किया है मिलन। सब बहुत हो रहा है। मैं केवल तुम का नौकर हूँ। धीरे धीरे मैडम सरकार, धीरे धीरे मेरी अदालत में मेरी बिना अनुमति के कोई कुछ नहीं बोला। तुमने आरोप सुन लिया, तो ये बताओ कि तुम दोषी हो या निर्दोष। वकील बाबू, मैं पहले गवाह को बुलाऊं। मेरे पहले गवाह को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो पहले से इस अदालत में उपस्थित है। मेरे पहले गवाह जनार्दन मलिक। जज साहब को सारे नियम मालूम है मिलन और उन्हें पता है क्या सही है और क्या गलत। हमारी तरह नहीं है वो। हम अपने निर्णय खुद ले सकते। जनार्दन बाबू, पहले हम शपथ लेंगे। उनके राजनीतिक विश्वास को साक्षी मान मैं ये शपथ लेता हूँ कि ऐसा कुछ भी जिससे इनकलाब को हानि हो मैं नहीं कहूँगा। कैसी शपथ है? ऑर्डर। खुद के राजनीतिक विश्वास को साक्षी मान मैं ये शपथ लेता हूँ कि ऐसा कुछ भी जिससे इनकलाब को हानि पहुंचे नहीं कहूँगा। जनार्दन बाबू, आप इन भाषा को पहचानते हैं? हाँ, जानता हूँ। सन 1948 की जुलाई से लेकर 1949 के अक्टूबर तक उन्होंने आपके घर में शरण ली थी हाँ, ठीक। और आपके कपड़े और अनाज भी बर्बाद किए। तो उसे बर्बादी बोलना चाहिए नहीं होगा। कैसे नहीं हुआ जनार्दन बाबू? अरे सुअर की औलाद को देखकर आपको ऐसा नहीं लगता कि आप अपने घर में एक अजगर को पाल रहे थे? धीरे धीरे आदर्शों के गले पर अपनी जटिल पकड़ बनाता गया और अंततः उन सारे आदर्शों के प्राण हर दिए। हमें शरण दी थी स्वेच्छा से या पार्टी के आदेश अनुसार? पार्टी के आदेश अनुसार ही दी थी, परंतु मुझे भी उससे कोई आपत्ति नहीं। ये बताइए जनार्दन बाबू कि आपके घर में कितने लोग थे? 7 और आपकी आमदनी? ना बराबर आमदनी। घर चलाने का पूरा भार मुझ पर था। मैं साल में 6 महीना जेल में, बाकी का 6 आंदोलन में बिता। अर्थात इस सुअर की औलाद को आपने अपने ही घर वालों का पेट काट दिया। ऐसा कुछ नहीं। अतिथियों और शरणागतों को सबसे पहले खिलाने ही उचित है और मैं और मेरा परिवार ने सब रोज ऐसा करते हैं। और वैसे भी हमें पार्टी से आदेश मिला मेरा सरकार को स्वस्थ रखना है। क्यों? क्योंकि उस समय मिलन सरकार पार्टी के एक प्रमुख सदस्य थे। मेरे जैसे 10 सदस्य के बराबर था इनका पद। आप खुलकर नहीं बताया जनार्दन बाबू। क्या पुलिस की रैलियों में
हमें साथ में लाके नहीं खाई। हाँ खाई। पर मैंने पार्टी के लिए जेल में रातें नहीं बिताई। हाँ बताइए। तो फिर तो जिस प्रकार मैं आपके परिवार के कष्टों का उत्तरदायी हूँ, उसी प्रकार आप भी मेरे परिवार के कष्टों के उत्तरदायी हुए। हाँ सही है। वाह जनार्दन बाबू वाह। अच्छा तो ये बताइए कि सन 1949 के अक्टूबर में ये आपके घर से गायब हो जाता। हाँ हमें पार्टी से सूचना मिली, पुलिस किसी भी समय पुलिस पुलिस सच में आई थी? आई। आखिर क्या किया था? तो स्वयं तक भागा फिर रात में सूचना मिली, पुलिस ने मार मार कर मेरे बाबू जी को लंगड़ा कर मेरी पत्नी का सिर्फ कान का झुमका छीनने के चक्कर में उसका कान ही फाड़ दिया, मेरी माँ जी का सर फाड़ दिया, मेरे भाई की पत्नी के पेट में उन्होंने ऐसी लात मारी कि घर में पढ़ना शिशु फिर भी अपनी मृत्यु को समर्पित हो गया। हर सुअर की औलाद को आपने अपने ही हाथों का पेट काट कर पाला और उन लोगों को इस सबका मोल भी चुकाना। अब मेरे पास पूछने के लिए और कोई प्रश्न नहीं। तुम्हें कुछ पूछना है मिलन? जनार्दन बाबू, आपने स्वयं स्वीकार कि जिस प्रकार मैं आपके परिवार के कष्टों को उत्तरदायी हूं, उसी प्रकार आप भी मेरे परिवार के कष्टों को उत्तरदायी हैं। ऑब्जेक्शन! रुक जाओ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जनार्दन बाबू कैसे उठ जाते? आपने कब इसके परिवार के कंधे में चढ़कर निर्लज्जता से इसके हिस्से का अनाज खाया था? आपने कभी इसके घर में शरण ली थी? नहीं ना, तो फिर आपके कारण मिलन सरकार के परिवार को कष्ट सहना पड़ा। इस वाक्य का सत्य से तो क्या लेना है? तो तुम्हें वामपंथी पर एक ऐसी बात है, उनका समाज हमारा समाज कुछ नहीं, हमारी राय एक बेहतर समाज के लिए थी और वो समाज मिलन सरकार का भी था और उनके परिवार का। बेहतर समाज। अच्छा ये बताइए जनार्दन बाबू, मिलन सरकार के परिवार को जिन कष्टों का सामना करना पड़ा, क्या उसका ऋण आपने चुकाया? हाँ बिल्कुल चुकाया, पीठ पे गोली खा के चुकाया। मैं एक क्षण के लिए भी उस युद्ध के पक्ष में डगमगाया नहीं, अभी तो मंच तक लड़ता था और अपने प्राण न्यौछावर को उसका कंकड़ बनकर नहीं रहा। अगर अपने प्राण से अधिक क्या मुँह चुका था मैं। परंतु आपके परिवार को जिन कष्टों का सामना इस हरामखोर के कारण करना पड़ा, क्या उसका ऋण इसने चुकाया? इसके आसार अब तक दिखाई तो नहीं देते। जनार्दन बाबू, आपको उन लोगों से कुछ मिला था? हाँ मिला था ना। क्या? कितना रुपया? देखो पैसा नहीं कपिल, ज्ञान, प्रेरणा, वामपंथ की प्रेरणा और पार्टी के प्रति जिम्मेदारी मेरे ये पैसों से बहुत अधिक मूल्यवान। तो मैंने भी आपके परिवार का ऋण चुका दिया। हाँ, चुका दिया। अरे कैसे चुका दी? मिलनदार ने पार्टी तो छोड़ी ही, उसके पश्चात पार्टी के सारे आदर्शों पर जल्दी चिता पर सुना दिया बेटा, और उस जल्दी चिता से अपनी सिगरेट जला लेते हैं। तो तुम्हें ये नहीं लगता? प्लीज बेटा, मैं अपनी मृत्यु ए तुम चुप! अपनी अपनी गति जानी है बेटा नहीं, ना तो आज तक हुआ और आगे होगे ना। ये तो हमारे लिए गौरव का बात है कि हमारा मृत्यु ऐसे हुआ। बेटा, हमारे इस छोटे से जीवन में जो भी औरतपूर्ण है, उसकी खुशखबरी किसने रखी?
पृष्ठभूमि आप ही रखा। माने कि मैं आज तुम्हारे लिए एक राक्षस बन गया। तुम्हारे अंदर हमेशा वो ज्वाला जलती रही और मेरी सरकार की अभेद ज्वाला। हाँ मिनट जनार्दन बाबू, पहले आप अपने श्री चरणों से प्रस्थान करें। आइए। किस वादा की बात कर रहे हो मिलन? वो दौड़ तो पक्की खून में डूबकर अपना अस्तित्व खो चुकी है। इसके जैसे ना 50 लड़कों को पार्टी में खड़ा करके आया हूँ, पार्टी के लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार। चंद मरे हुए लोगों को मेरे विरुद्ध खड़ा करके तुम क्या साबित करना चाहते हो कपिल? हैं? अरे आप लोग मर गए। अरे यूनुस, देखो हड्डियां भी लग रही होंगी यार। अरे विचार शैली में सबसे निम्न कोटि के विचार कभी विचार नहीं होते कपिल, वो होते हैं स्थायी परिवर्तन क्षमता विहीन विचार। और हम लोग केवल एक स्थायी विचार मात्र ही तो है। 4 सितंबर 1952 को आप लोगों की चेतना छीन ली और साथ ही छीन लिया गया आप लोगों से आपका विद्रोह का अधिकार। तो अपने इस नीच से ओछे से आप लोग क्या साबित करना चाहते हैं? धर्मावतार, अब मैं अपने सबसे प्रमुख गवाह को बुलाना चाहूंगा। अपने विरुद्ध कोई गवाही देने को बद्ध नहीं हूं कपिल। तो तमाचे पड़ेंगे ना मिलन सरकार, एक पहचान के दोगे भाई। जाओ सर। चलो मिलन सरकार, इस इतिहास को उसकी जल्दी किताब पर ही छोड़ देते हैं। सलाम जीवन वर्तमान में ये प्रश्न किया जाए, क्यों करो पार के दफ्तर की नौकरी क्यों नहीं मिलन? पार्टी क्यों छोड़ी? पहले भी 20 बार इसका उत्तर दे चुका हूं। पेट की भूख के लिए और परिवार के होने से और मैंने भी बोला था ये कोई वजह नहीं हुई। इसको क्या बोला था तुमने? जीवन से बड़े आदर्श है। ये है तुम्हारा जीवित वर्तमान। इससे मुद्दे को घसीटता है। तो मतलब तब तुम्हारे लिए जीवन से बड़े आदर्श थे और आज जीवन आदर्श से बड़ा जीवन है। समाज में ऐसा भी क्या परिवर्तन आ गया है कि तुम्हारे सिद्धांत इस प्रकार बने? मेरे व्यक्तिगत समाज में बहुत विषम परिवर्तन आया है। राम के तिल्ले है। तेरा समाज क्या होता है? तेरा समाज हमारे समाज से अलग है। तुम सत्य भी कह रहे हो और असत्य भी। अच्छा, वो कैसे? एक आम समाज जहाँ मैं आज भी क्रांतिकारी, और एक मेरा व्यक्तिगत समाज जहाँ मैं बहुत ही भयावह रूप से अकेला हूँ। तो तुम कह रहे हो कि तुम एक तरफ संघ विरोधी भी हो और दूसरी तरफ सहायक भी हो। तो ये बताओ मिलन कि मार्क्सवाद का मूल आधार क्या है? संघर्ष युक्त वस्तुवाद। गलत। वर्ग संग्राम। मिलन सरकार जानबूझकर गलत बोल रहा है। सच बताओ मिलन, कहाँ तमाशा पड़ेगा? मार्क्सवाद का मूल आधार क्या है? विद्रोह। अरे किसका विद्रोह? किसके लिए वस्तुवाद और किसके लिए वर्ग संग्राम? मार्क्सवाद का मूल आधार है इंसान। तुम्हारी तरह उंगली रखे नहीं है मार्क्सवाद मिलन। मार्क्सवाद कहता है कि हर एक विचार गतिशील एवं परिवर्तनशील है। आज के सत्य के भीतर ही कल का सत्य छिपा हो सकता है। आज जो तुम्हारा सत्य है वही कल तुम्हारे सामने सत्य बनकर सामने आएगा। तो ये बताओ मिलन कि मार्क्सवाद भी ऐसा एक विचार क्यों नहीं हो? मार्क्सवाद का प्रयोग करके भविष्य में मार्क्सवाद को झुटलाया क्यों नहीं जा सकता? तुम अवतार साले का किताबी ज्ञान इसको उत्तर कहाँ दे पाएगा? दूंगा आपसे। मार्क्सवाद का प्रयोग करके मार्क्सवाद को खंडित करना एक मूर्खों की तरह से। दर्शन का मानना है कि अगर किसी सिद्धांत से बाकी सब सिद्धांत खंडित होते हैं तो वो सिद्धांत
स्वयं पर लागू नहीं होता। और चूंकि मार्क्सवाद इस गतिशील जगत के नियम समझाता है, इसीलिए इस गतिशील जगत के नियम मार्क्सवाद पर लागू नहीं होते। मिलन, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी लज्जा बाकी है ना, तो ये स्वीकारो कि सत्य नामक भी कोई तत्व होता है। ऐसा तत्व जो तुम्हारी सुविधावती तोड़ मरोड़ के बने, ऐसा तत्व जो इस गतिशील माना सत्य भी तुल्य है, परंतु मार्क्सवादी होने के बावजूद इसकी भी एक सीमा है। अगर इसको तुम पूर्ण तरह से झुठला दो, तब जाकर एक मूर्खतापूर्ण बहस की उत्पत्ति होगी, वरना मार्क्सवाद भी एक तुल्य सत्य बन जाएगा और मूल सिद्धांत का प्रयोग मूल सिद्धांत पर होगा ही होगा। तो समझे मिलन बाबू? खाना खुरिया, हाँ खुरिया साले का। श्रमिकों का स्वार्थ है मार्क्सवाद। हमारी दृष्टि बहुत छोटी है मिलन। जब संग्राम के उपरांत कोई वर्ग ही नहीं बचेगा, तब कौन सा पूंजीपति और कौन सा श्रमिक, तब कहाँ खड़े होंगे? जाकर खुलकर बोला है साले की निर्दयता देखकर तो लगता है इसे खींच कर एक सब हम कुछ गलत बोल रहे हैं माय लॉर्ड, सब कुछ परंतु मार्क्सवाद के मूल सिद्धांत को ईश्वर की उपाधि पर बैठाने को मैं उचित नहीं मानता। अरे मार्क्सवाद भी तो एक बस काम निकलवाने का तरीका है, कोई धार्मिक सिद्धांत नहीं। और आप लोग मार्क्सवाद को एक पूंजीवादी मानवतावाद में बदल रहे हैं। तुमने पूंजीपतियों के साथ बहस के फैलाने फुसलाने के सारे तरीके सीखे। अरे किसने तुम्हें कहा कि संग्राम को छोड़ो? किसने कहा कि संग्राम का त्याग कर एक मानवतावादी गांधी बन जाओ? अरे संग्राम को त्यागना तो बहुत दूर की बात है। मार्क्सवाद कहता है सिर्फ संग्राम इंसान ही है जो वास्तविक रूप से मानवीय है। मार्क्सवाद ही है सबसे श्रेष्ठ मानव। और ये बात याद रखना यूनुस, केवल संग्राम से हटकर जो भी मानवता होने का दावा करे बस इन पूंजीपतियों की एक ठगी है। समझे यूनुस? दादा, मैं पूरा तो नहीं समझा, किंतु एक तो कथा बोलूं। दादा, आप नहीं होते तो मेरा क्या होता? मैं कितना भटक गया होता। नशा, चोरी चकारी, भिक्का, यही मेरा जगत बन जाता। आपका अनेक धन्यवाद कि आपने अनाथ को भी अकेले नहीं पढ़ने दिया, कॉमरेड बना दिया। चल और तुम वर्ग संग्राम ही शहीद इस जनार्दन मलिक को इन पूंजीपतियों के ठगी का एक आरोपी सिद्ध कर रहे हो। क्या तुम देख पा रहे हो तुम हर प्रकार की वास्तविकता से कितना दूर जा चुके हो? इस सरकटी लाश वाली कहानी से जिन मौके पर वही कथन चुनी चली, सर्वनाश होगा क्या उसका दृश्य तुम्हें आघात नहीं करेगा? क्योंकि उस कहानी में कलम मेरी है, परंतु रचना दायित्व एवं घटना ध्रुव का सोचने मात्र से नौकरी जाती फिर करते रहता नौकरी में यही है बांध करके की छोटी दृष्टि की बात। भले ही ध्रुव का दायरा कुछ 100 लोगों में ही सीमित क्यों ना हो, ये हमसे चाहते हैं कि हम सड़क पे उतरें। सब क्या विद्रोह का क्षेत्र स्वयं बड़ा नहीं होगा। जब तुम अपने मालिक के आदेश पर विद्रोह के एक संभावना मात्र को ही जड़ से उखाड़ के फेंक दोगे और फिर आपत्ति जगाओगे कि विद्रोह नहीं हो रहा, मालिक के जूते चाट रहे हो इसलिए विद्रोह नहीं हो रहा, या विद्रोह नहीं हो रहा इसलिए मालिक के जूते चाट रहे हो। संग्राम है, तुम्हें स्वयं मालूम पड़ जाएगा मेरी सरकार किसी से कम नहीं। जब हम मरे थे हमने तो नहीं किया था ये भेद, वर्तमान और भविष्य में फिर से मैं आखिरी गवाह की ओर इशारा कर रहा था तो ये मेरे सरकार फालतू में बीच में घुस गई, इसलिए इस साले को बुलाना। हम अवतार में इसको नहीं किसी और को बुलाना चाहता था। 4 सितंबर 1952 को सिर्फ 3 लोग नहीं मरे थे, मरा था एक चौथा भी।
हल्ला बोल, थर थर धरती कांपेगी जब तू मारा जाएगा, कि मृत्यु से भयभीत करे जब भगत सिंह कहलाएगा। तिरंगा वो वाला गीत गाए। चल हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि ये सब ये अंतर्नाद को सुनो मिलन, पहचानो ये क्या हो रहा है। अंधकार मिलन तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ता, कभी तुम्हारी परछाई बनकर, कभी तुम्हें पूर्ण रूप से अपने अंदर समाता। ये सब मुझसे ही उत्पन्न हुआ है और मुझ में ही आकर सम्मिलित होता है। मैं इस जैविक धारा की जननी मृत्यु कितना समीप आ गया, मुझे ज्ञात भी नहीं हुआ। अंत, ये तो एक क्रांतिकारी की वीर गति है। वीर गति तो वीरों की होती है। हाँ, वीरों की। आपसे डर लग रहा है, पर कोई वीर नहीं। वीर गति को क्रांतिकारी की सरकार ताज बताने वाले मिलन सरकार मुझे अपने सभी को देख ही डर गए। यार भाई मैं कैसे मर सकता हूँ? तुम्हारी आयु से कोई लेना देना नहीं मिले। नर हो या नारी, शिशु हो या वृद्ध, मेरे लिए सब एक समान है। फिर आप ही बताइए, तो मैं प्राण की रक्षा करूँ तो कैसे करूँ? जो मैं कह रही हूँ उसे दोहराओ। मैं मिलन मैं अपने मन को मन को साक्षी मानकर साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ, शपथ लेता हूँ। मैं आज से आज से त्यागता हूँ आपका अपने आदर्श। बोलो मिलन, बोलो। सिद्धांत, सिद्धांत मार्क्सवाद को। जाओ मिलन, जाओ। मैं तुम्हारा ये जीवन मुबारक हो। आयुष्मान भव पुत्र।
अब किस मुर्दे को उठा लाए कपूर? क्रांतिकारी विलन सरकार। साथी, वर्षों के बाद मिलना हुआ साथी। हाँ साथी, मुझे भी बहुत आनंद हुआ। साथी, हम सब जानते हैं कि आप इस सुअर की औलाद के पीछे पिछले 12 वर्षों से पड़े हुए हैं, और हम ये भी जानते हैं कि आप इससे कितनी घृणा करते हैं। परंतु हम चाहेंगे कि इसका सबसे बड़ा प्रमाण और हम सबके समक्ष पेश करें। तो कॉमरेड्स, आप सभी के समक्ष एक महत्वपूर्ण पत्र पढ़ने जा रहा हूँ, जो मैंने तब लिखा था जब मैं और इस सुअर एक हुआ करते थे। माँ, आशा है सब कुछ मंगल होगा। अगर तुम ये पत्र पढ़ रही हो, खाने की तुमने पढ़ना सीख लिया, परंतु ऐसा करना तो खुद में ही इतना कठिन है कि हम दोनों जानते हैं यह असंभव ही है। तो शायद ये पत्र तुम्हें बढ़िया पढ़कर सुना रही हो, और मैं पढ़ चुका हूँ। अब बस इतना याद रखना, जब इन बुज़दिलों की गोलियां मेरा सीना भेद रही होंगी, मेरे मन में होगी बस तुम और वो संघर्ष की अटूट धारा जिसके लिए मैं जी रहा हूं। मेरी आंखों में ज्वाला होगी, ज्वाला वीर गति की। मेरे मुख पर अवश्य मुस्कान होगी, मुस्कान एक क्रांतिकारी है। हाँ, मेरे वस्त्रों पर खून होगा, परंतु मैं चाहता हूं कि उस खून के सुर्ख रंग में भी तुम मेरे साम्यवाद को ही याद करो। माँ, मुझे निश्चित रूप से पता है मुझे कोई पीड़ा नहीं, और होगी भी तो आनंददायी पीड़ा। माँ, मेरे शरीर पे होना, मुझे किसी नदी में बहा देना या किसी जानवर को खिला देना। मैं नहीं चाहता कि मरणोपरांत भी मैं समाज से कुछ लेके जाऊं। माँ, मुझे तुम्हारी और दुनिया की बहुत याद आई थी। बस इतना याद रखना कि मैं वीरता के साथ हूं, तुम्हारा क्रांतिकारी बेटा मिलन। काफी शौक में धन्यवाद पत्र का साथी। आशा करते हैं कि हमारी मुलाकात ना हो। जरूर साथी। अपनी गलती मानने को तैयार हो या कुछ और सुनना बाकी है? मैं कोई गलती नहीं मान रहा हूँ। वो मिलन बागी थी। विदाई समझी। अच्छा, तो फिर एक और गवाह को बुलाया जाए। गवाह सुप्रिया बागोल। क्यों बे? अगर हम तेरी होने वाली पत्नी को देख लेंगे तो तेरे इस समय कुछ कम पड़ जाएगा। अरे अंदर ही अंदर एकदम बूढ़ी बात। बुलाओ गवाह सुप्रिया बागोल। गवाह सुप्रिया बागोल हाजिर हो। आप इस नालायक को पहचानती हैं? जी, इन श्रीमान को मैं जानती हूँ। कितने सालों से इस सामने आपको रखा हुआ है? ऑब्जेक्शन। जाओ। कपिल बाबू, आप इन श्रीमती से प्रश्न नहीं कर पाए क्योंकि आपको उचित भाषा का ज्ञान ही नहीं। बैठ जाइए। यूनुस मोहम्मद, आप करिए इनसे पूछिए। अच्छा मोदी,
आप इन महाशय को कब से जानता है? 1 साल। फिर अभी आपका शादी होगा? हाँ, कब? अगले महीने की 8 तारीख को। मोदी बोलते हुए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन ये शादी नहीं होगा। बड़ी किस्म के लोग हैं आप लोग भी नहीं, मुर्दे हैं। बेचारी को बुलाया और उसके साथ वैश्यों के साथ व्यवहार कर रहे हैं। स्कूल के बच्चे का दिमाग खराब हो गया। उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानने की हमारी कोई दिलचस्पी नहीं, किंतु हम सब मानते हैं कि तुम्हारे इस मार्मिक से जीवन में केवल यही अच्छा अध्याय है। और सुन साले, तुमने खुद इस बेचारी को वैश्या बोला, खुद नाले में उतारा। ऐसे एक बात बता, वैश्या होने में कोई बुराई है क्या? सुन दीदी, हम सालों ने आपको कोई अपमान किया है क्या? नहीं, कोई अपमान नहीं किया। क्यों बोल रहे हो शर्मी? मैं सिर्फ प्रेम करता हूँ। प्रेम का मतलब भी समझते हैं आप मुर्दे? तुम्हें क्या लगता है मार्क्सवादी प्रेम नहीं समझेंगे? फिटनेस, क्या आप इससे प्यार करती हैं? जी, क्या इससे शादी करेंगी? अगले महीने की 8 तारीख को शादी निश्चित हो चुका है। अरे पढ़ो तो नहीं होगा। अरे यार धर्मोत्तर मेरे बार अपमान करे जा रहा है। मैं सच कहता हूँ, मैं इसको नहीं ठगूंगा। मेरा कोई जीवन नहीं, मेरे परिवार देव जी तुमको सभी। अरे बड़े शादी नहीं होगा। ये शादी होबे ना, उल्टा दुर्घटना होबे। अगले महीने की 8 तारीख को शादी कैसे होगी नगर सरकार? कल रात 10:30 बजे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। कहाँ मरूंगी? कैसे मरूंगी? अकेले मरेंगी, एक जटिल व्यवस्था में, टालीगंज में। हाँ, मौलवी साहब के घर पे। जाके देखेंगी कि मौलवी साहब को उन्हीं के घर से निकाल दिया होगा, उनकी दाढ़ी खींचते हुए। उनके माथे से खून की धारा बहे जा रही है। दौड़ के जाके अब्बू बोलोगी। अब्बू! अब्बू! अब्बू उठिए! और ठीक उसी समय अब्बू! पीठ में सुबह का खंजर। सुबह भैया! क्षमा करना मिलन सरकार, हम दोबारा मुर्दों को जगाने लगे। इसीलिए मिलन नहीं हो सकेगी। मृत्यु भी तो तुलनात्मक ही है। मिलन, जब वो सरखटी लाश की कहानी तुम लिख रहे थे तब कभी सोचा था कि वो घूमी हुई मुर्दी तुम्हारी ही गोद में आके गिरेगी? गवाह, अब जा सकते। तुम्हारा वो छोटा सा जगत कहाँ गया मिलन? अरे जगत भी तो तुलनात्मक ही है धर्मावतार। सब कुछ तुलनात्मक है तो फिर केवल एक को छोड़, मानवता और उससे उत्पन्न मनुष्य। भी तो एक मनुष्य ही हो मिलन सरकार। अगर इतने सालों में सदा ये भी ना सीख सके तो क्या उखाड़ लिया? मार्क्सवाद पढ़ना। Accused मिलन सरकार, this court pronounces you guilty.
मैं कहाँ जा रही हूँ? आप ठीक है? वापसी लाने में तुमने इतनी देर लगा दी सपना। इतनी देर? आपके बोलते तो मैं माचिस ले आई। आप खड़े हुए हो। आप लिख रहे हैं? बहुत शुक्रिया। मैं पूरा पकड़ लिया। मैं अभी सब लिख ठीक है, बस ठीक है। आप मेरे लिए लिख रहे हैं ना? हाँ शुक्रिया। जिस मिलन सरकार के मन में सरफरोशी की तमन्ना थी, तो मिलन सरकार हज़ारे कातिल का ज़रूर जान चुका है। और ये तमन्ना कितनी भी जटिल क्यों ना हो, सरफरोश अपना ही अच्छा लगता है, अपनों का नहीं। Thank you. आपके परिचय के साथ मेरा नाम मिष्टी है और आई वाज एट बैक स्टेज। विशाल भी नारायण है आज कोरस कैरेक्टर। Hello, myself is Muskan Soni and I was playing the character of Dukku. हमारे प्रतिबिंब और मेरे क्रांतिकारी का किरदार निभाया। और मैंने यूनुस मोहम्मद का कपिल शर्मा और मैंने कपिल नाथ का पात्र निभाया। ओम प्रतिबिंब कोरस कैरेक्टर एंड बैक आयुष प्रतिबिंब यंग यूनिवर्सिटी के साथ। मैं मुश्किल प्रतिबिंब और मैंने जनार्दन मलिक का किरदार। मैं तोदी प्रतिबिंब और मैं कोरस कैरेक्टर और बैक स्टेज प्रतिबिंब और मैं लाइव करता हूँ।
स्टेज पर जाओ। शिवम, प्रतिबिंब, साउंड